आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। टार्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हर ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां हम अगर फोर्स लगाएं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर टार्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी होता है कि अगर उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो टार्क प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा पॉइंट कि जिस पे अगर फोर्स लगाई जाए तो टार्क प्रोड्यूस ना हो बल्कि लीनियर मोशन परफॉर्म हो, तो ऐसे पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो उस ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट सेम अमाउंट ऑफ मोशन परफॉर्म करते हैं। तो आए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। हर ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हम फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा, घूमना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर ये एक राड है, इस राड को हम इस पॉइंट से पकड़ कर फेंकेंगे तो ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाएगा, ऐसे घूमता हुआ टार्क इसको मिलेगा और घूमता हुआ जाएगा। तो मासा एक पॉइंट के अगर हम ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो एक पॉइंट के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट हैं उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को के सारे पॉइंट्स इक्वल मूवमेंट इक्वल मोशन परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि वो रोटेट करेंगे अबाउट द एक्सिस। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है कि जिसके अंदर सारे का सारा मास कंफाइंड होता है, सारा मास इस पॉइंट के अंदर कंफाइंड होता है। यानी अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा, वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट नहीं करेगा। यही राड अगर लेते हैं, इस राड का अगर ये पॉइंट है जिसके अंदर सारे का सारा मास कन्फाइंड है, अगर इसको यहाँ से पकड़ कर फेंकेंगे तो जिस डायरेक्शन में इसको पकड़ा हुआ है उसी उसी सिचुएशन में उस शेप में वो मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा और उसके सारे पार्टिकल्स इक्वल मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। इस तरह का जो पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जहाँ सारा का सारा मास कन्फाइंड होता है और ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यानी वो पॉइंट कि जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स टार्क प्रोड्यूस ना कर सके बल्कि लीनियर मोशन परफॉर्म करे, तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड किया जाए। तो हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सिमेट्रिकल, होमोजीनियस एंड नॉन सिमेट्रिकल। तो हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखेंगे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड किया जाता है? हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की जिस जिस तरह एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हम ये लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है, तो इसके हम डायगोनल को ऐसे क्रॉस करेंगे तो इसका जो ये सेंटर पॉइंट होगा, ये वाला सेंटर ऑफ मास है इसका, ये सेंटर ऑफ मास है। इसी तरह अगर कोई सर्कल है तो सर्कल का सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ मास होता है। ट्रायंगल हो तो उसका जो सेंट्राइड होता है वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है।
यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी जिक्र कर लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को अक्सर औकात सेम ही कंसिडर किया जाता है, और ये ज़्यादातर सिचुएशन में दोनों सेम ही पॉइंट होते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली एक चीज़ सेम चीज़ है नहीं। आल्दो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होता है। तो इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर सारे पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी एक कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। अगर इन वेक्टर्स का हम वेक्टर सम ले लें, यानी इनको हेड टू टेल रूल से हम ऐड कर दें, या वेक्टर कंपोनेंट्स की मदद से हम अगर इनको सम करें, तो इसका हमें इनका वेक्टर सम मिलेगा, वो एक ही पॉइंट मिलेगा, एक ही पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ ये जो पॉइंट होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी कहलाएगा। अब सरफेस ऑफ अर्थ के करीब अगर जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड इसको कांस्टेंट समझा जाए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही चीज़ होंगी। लेकिन अगर सेंटर ऑफ अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, चेंज हो, तो फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, सी जी और सी एम दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास नॉन सिमेट्रिकल या इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का कैसे फाइंड किया अब जाता हम है। बात करते हैं कि हमने इससे पहले रेगुलर ऑब्जेक्ट्स जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट थे उनका सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड करना सीखा। तो अभी हम देखते हैं कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स हों, जिस तरह कोई भी एक चीज़ है इरेगुलर इस तरह से काटी हुई है, तो इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ऐसे होल कर देंगे। अब हम ऐसा करेंगे कि एक प्लम लाइन यूज़ करेंगे, और इसको इस ऑब्जेक्ट को कील के साथ यहाँ पे इस तरह लटकाएंगे कि ये फ्री हो ऐसे, यानी अपने वेट के साथ ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाए। तो कील के साथ इसको दीवार के साथ लगा देंगे, और साथ में एक हम प्लम लाइन इसके साथ इसी पॉइंट पे हम लटकाएंगे। प्लम लाइन एक बिल्कुल एक ये समझिए कि एक स्ट्रिंग है, और उसके साथ एक बॉब अटैच हुआ हो, ये इसको पेंडुलम कह सकते हैं आप। लेकिन जब ये रेस्ट पोजीशन में होगा, दोनों जब रेस्ट में आएंगे, तो फिर हम इस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन बदल देंगे। अगर ये जो होल हमने इसमें किया, तो अगर अगर इसको हम कहते हैं कि ये होल नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, 5 और ये 6 होल्स हमने किए हैं। तो पहले एक होल नंबर 1 में कील लगाई, और इसके साथ हमने प्लम लाइन अटैच करके एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम कील लगाएंगे होल नंबर 2 में। तो यही ऑब्जेक्ट सेम सेम ड्रा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये होल के नंबर के हिसाब से देख लेते हैं कि ये होल नंबर 2 है, ठीक है ना। इससे पहले हमने जो प्लम लाइन अटैच की थी उसकी लाइन ये है। अब दूसरा जो इस इसके अंदर कील लगाकर यहाँ प्लम लाइन अटैच करेंगे, तो उससे जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो ये लाइन बनती है। इसी तरह हम इन सारे जो होल्स हैं उनमें कील लगाएंगे और प्लम लाइन अटैच करके लाइंस ड्रा करेंगे। तो वो लाइंस सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट से गुजरेंगी। ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, और सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं इसको। तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का ये प्रोसीजर है। अब अगर आप इस पॉइंट के ऊपर अगर मूव करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा। अगर आप इसको इस पॉइंट के ऊपर इस शीट को ऐसे उंगली के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे स्टे करवाएंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब सारी की सारी पॉइंट्स के ऊपर इक्वल ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, इसलिए ये बैलेंस हो जाएगा। इस डिस्कशन से हमने 3 रिजल्ट निकाले हैं। नंबर 1,
center of mass is used to describe the overall motion of a system of particle. Number 2, center of mass of homogeneous symmetrical objects lie on the axis of symmetry. अच्छा, ये जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हमने पहले डिस्कस किए, इनके सेंटर इनका सेंटर हमने कहा था कि जिस तरह रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और इस तरह सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो होमोजीनियस भी हो, यानी उसकी बनावट ऐसी हो कि उसकी पूरी की पूरी सैंपल के अंदर जो उसकी मास डेंसिटी है वो बिल्कुल सेम हो। अगर डिफरेंट होगी तो फिर उसके सेंटर के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई नहीं करेगा, वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर करेगा। तो उसके लिए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो होमोजीनियस हो। नंबर 3, तीसरी चीज़ जो हमने नोट की है कि अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, जैसा कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हम सपोज करते हैं कि है, ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है, 9.8 मीटर पर सेकंड का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे, एक ही पॉइंट के ऊपर लाएंगे। इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लिख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये फर्ज करें उसका सेंटर ऑफ मास है सी एम, ये सेंटर ऑफ मास है, और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो है एक्स एक्स आई, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वाई आई, और जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है जेड आई। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स, यानी ये सेंटर है एक्स सी, वाई सी और जेड सी, ये 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 डायमेंशंस में। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, एक्स सी जो उसका एक्स कंपोनेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, m1, ये इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 अप टू mn। तो एक्स सी क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn, और जितने ये पार्टिकल्स हैं इनके मास का सम m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। इसी तरह y कोऑर्डिनेट इसका ऐसे सॉल्व करेंगे, उसका मास मल्टीप्लाइड बाई y से डिस्टेंस, m2 का मास y2 से डिस्टेंस अप टू mn yn, और इसको हम डिवाइड करेंगे सबके मास के ऊपर, टोटल इसका जो मास है उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, वो होगा m1 प्लस m2 अप टू mn। इसी तरह z के लिए होगा m1 z1 प्लस m2 z2 mn zn, और टोटल मास होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। शॉर्ट करके अगर हम समेशन की नोटेशन में लिखें तो एक्स सी को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम आई एक्स आई
अपॉन समेशन ऑफ एम आई। इसी तरह फिर आई इज इक्वल टू वन पर हम लिख लेते हैं एक्स बाई सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई बाई आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। इस तरह जेड तीसरा जो कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं उस पॉइंट का, सेंटर ऑफ मास का, आई जेड आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। तो इन सारी सूरतों में आई की वैल्यू क्या है, इंटरवल जो है वो 1 का है। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।